हेलो दोस्तों, ये अपना GoTo 3 किलोवाट, ये आपका 3 किलोवाट का है GoTo अपग्रेड इन्वर्टर 24 वोल्ट में। इसमें देख सकते हैं मैंने छोटा छोटा 2 बैटरी लगा रखा है टेस्टिंग के लिए। 200 वाट का बल्ब लगा रखा है और ये मैंने फेज में डाल रखा है। ये रेड वाला फेज है और एक ग्रीन वाला न्यूट्रल है और ये मैंने आउटपुट पे लगा रखा है। इसमें भी सेम कंडीशन है, न्यूट्रल दोनों का कॉमन है, मतलब कि आप सिंगल वायर सिर्फ फेज में लगा करके एल में लगा करके पुराने इन्वर्टर के साथ आप रिप्लेस कर सकते हैं, इस इन्वर्टर को लगा सकते हैं। कोई वायरिंग में चेंजेस करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। तो ये ध्यान रखिए, ये दोनों कॉमन है, इसका न्यूट्रल और आउटपुट का न्यूट्रल, इनपुट आउटपुट दोनों का न्यूट्रल कॉमन है, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, बैटरी मैंने लगा रखा है वही पॉजिटिव नेगेटिव इस टाइप से आपका है। स्क्रू सिस्टम है जनरल, कोई भी हार्डवेयर लगा के टाइट कर सकते हैं। और 2 फैन है बड़ा बड़ा इसमें, और मैंने यहाँ पर ग्रिड का दे रखा है। तो अभी ये सिस्टम जो है ऑफ है, बैटरी कनेक्टेड है और सिस्टम ऑफ है। इसमें ग्रिड भी कनेक्टेड है, इसीलिए कम्प्लीटली ऑफ नहीं है। अगर ग्रिड कनेक्टेड नहीं रहता तो ऑफ हो जाता। अगर मैं ग्रिड को डिस्कनेक्ट करूँगा तो ये ऑफ हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए मैंने ग्रिड को डिस्कनेक्ट कर दिया। अभी लाइट जो जल रहा है ये ऑफ हो जाएगा, देखिए बंद हो गया है। तो इसमें यही है कि आपको बैटरी को कनेक्ट रखना है, मतलब बैटरी इन टाइम रहेगा जैसे पुराने इन्वर्टर में रहता था। और ये बैटरी लेस नहीं है, विद बैटरी है, मतलब बैटरी के साथ ही चलेगा ये, विदाउट बैटरी ये नहीं चलेगा। तो मैं फिर से पावर ऑन कर दे रहा हूँ और विदाउट बैटरी कनेक्ट किए हुए फैन चल रहा है। विदाउट बैटरी कनेक्ट किए हुए इसको नहीं ऑन करना है, ये ध्यान रखना है। तो सिस्टम ऑन हो गया है, फैन इसका देख रहे हैं मूव कर रहा है, चालू है, चल रहा है अपना। और इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें साइड स्टिकर की, तो आप देख सकते हैं 3200 VA यानी 3.2 VA, 3000 वाट DC इनपुट 125 एम्पियर तक दे सकते हैं और 13.9 एम्पियर तक AC आउटपुट है इसका, मतलब 14 एम्पियर के आसपास AC आउटपुट है। लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट क्या है, इसमें सर्ज पावर है 6200 वाट तक, मतलब आप 6200 वाट तक इससे कुछ सेकंड के लिए एनर्जी ड्रॉप कर सकते हैं। जर्क लोड वगैरह जो होता है ना, तो 1.6 किलो वाट वाला जो था, जो 1600 वाट का था, तो उसको 3200 वाट तक आप जर्क लोड दे सकते हैं। और इसमें आप ठीक इसका मतलब 3000 वाट का यानी 3200 VA का है, तो 6400 VA तक जर्क लोड दे सकते हैं। इसका स्पेसिफिकेशन भी मैं भेज दूंगा, अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है। और बाकी सब वही है, 27 वोल्ट DC आउटपुट चार्जिंग के लिए, AC आउटपुट 13.9 एम्पियर, रेटेड पावर 3000 वाट, 3000 वाट का पैनल लगा सकते हैं। 240 वोल्ट DC ऑपरेटिंग वोल्टेज है। 30 वाट से लेकर 30 वोल्ट से लेकर 400 वोल्ट तक के पैनल आप लगा सकते हैं पैरेलल कर करके। तो ये 1.6 किलोवाट वाले और ये 3 किलोवाट वाला, दोनों में जर्क लोड अच्छा दिया है, यानी सर्ज पावर 1600 वाट वाले का 3200 VA है और इसका 6400 VA है। तो कुछ सेकंड के लिए आपका ज़्यादा लोड भी झेलेगा ये। जैसे होता है ना, कोई कोई ऐसा सिस्टम जिसको आप चालू करते हैं थोड़ा ज़्यादा पावर लेता है, तो उस टाइम में आपको हेल्प करेगा। और ये 3 किलो, ये जो अपने पास है अभी, ये लास्ट पीस बचा हुआ है, 3 किलोवाट में लास्ट पीस बचा हुआ है। और इसको आपको प्राइसिंग की बात करें तो इसका 37,000 है। मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग होते हैं लास्ट तक वीडियो देखते नहीं है और फिर मतलब कमेंट करते हैं प्राइस के बारे में या फिर मैसेज करते हैं। तो इसका प्राइस 37,000 रुपया होने वाला है और वो भी फिक्स है, इसमें कोई कॉन्सेशन नहीं है। जो डिस्पैचमेंट का चार्ज होगा 400, 500, 600 जो कोई भी लगेगा वो आपको पे करना होगा एक्स्ट्रा। ठीक है, डिलीवरी कुरियर से डिलीवरी होगा। और लास्ट पीस बचा हुआ है, उसके बाद आपको फरवरी के एंड तक ही कोई स्टॉक हमारे पास आ पाएगा। तो पहले अगर आप ऑर्डर भी देंगे तो सिर्फ आपका रिजर्वेशन के लिए रहेगा, बुकिंग के लिए रहेगा, ना कि आपको आइटम मिलेगा। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टॉक ही नहीं है, न यहाँ से लेकर के कंपनी तक कहीं भी स्टॉक नहीं है, ना उसका वेयर हाउस में, सारा कुछ बंद हुआ पड़ा है ओवरसीज शिपिंग वगैरह का। तो अपने वेयर हाउस से भी मैं डिस्पैच नहीं करा पाऊँगा। तो इसलिए जिनको लेना है वो जल्दी से अपना ऑर्डर कंफर्म करेंगे, पेमेंट करेंगे और ऑर्डर बुक करेंगे। और एक बात इसका और बाकी साइड व्यू की, तो ये देखिए
सेम उसी टाइप का जैसा देता है GoTo। ये आपका एयर इनटेक के लिए दिया हुआ है, एयर डस्क। इसमें फिल्टर लगा हुआ रहता है जो आपको 15 दिन पर क्लीन करना है, ताकि फ्रेश एयर उसमें ब्लो हो सके, जा सके, और आपका इन्वर्टर सेफ रहे। ये वाईफाई के लिए कम्युनिकेशन पोर्ट है, जो आप जिनको चाहिए होता है वो अलग से परचेज कर सकते हैं, साथ में नहीं आता है। साथ में सिर्फ मैनुअल और इन्वर्टर आता है। इधर की बात करें तो एसी इनपुट, एसी आउटपुट मैंने बता दिया। एयरथिंग के लिए नीचे दिया हुआ है जो है, एयरथिंग के लिए अर्थिंग, बॉडी अर्थिंग दे सकते हैं। बैटरी प्लस माइनस का आप वायर लगा सकते हैं 16 mm तक। 16 mm बेस्ट रहेगा, या उससे ऊपर भी लगाइएगा तो ज़्यादा बुराई नहीं है। 25 mm भी लगा सकते हैं आप, लेकिन 16 mm मिनिमम लगाइएगा। ये पीवी के लिए प्लस माइनस, यानी कि सोलर पैनल के लिए। इसमें आपको लगाना है, देख करके लगाना है पोलरिटी, यानी गलत गलत मत डालिएगा। साइड व्यू में इधर में देख, इधर का है आपको ऑन ऑफ का स्विच है, अभी ऑन कंडीशन में है, सॉरी ऑफ कंडीशन में है। ग्रिड दिया हुआ है, नीचे रहेगा तो ऑन कंडीशन होगा। और एयर डस्ट फिल्टर है, और इसको 2 फैन है एयर ब्लो करने के लिए, ताकि आपकी गर्मी को बाहर, गर्मी के टाइम में बहुत हेल्पफुल रहता है आपको, जो कि कूलिंग प्रोवाइड करते रहता है पूरे। एक इधर से व्यू इसका देख सकते हैं, ये 2 होल्ड करने के लिए दीवार पर आप इसको लगा सकते हैं, रख करके भी चला सकते हैं, साइड में भी लगा सकते हैं, उल्टा भी करके रख सकते हैं। बस इसका फिल्टर जो है, ये जो है, ये आपको क्लियर रहना चाहिए, कम से कम 1 फीट 1.5 फीट, ताकि दोनों तरफ से हवा को खींच सके। सेम उसी टाइप का ऐसे डिजाइन है, इसमें लाइट नहीं जलता है। 4.2 किलोवाट और 6.2 किलोवाट में लाइट जलता है, कि अगर बिजली से चलेगा तो ब्लू जलेगा, सोलर से चलेगा तो पर्पल जलेगा, बैटरी चलेगा तो पिंक जलेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें प्लेन ऐसे ही है। GoTo का ब्रांडिंग, और इसका डिस्प्ले कर सकते हैं, और सारा सेटिंग वेटिंग यहीं से चेंज कर सकते हैं। अब इसका अंदर से थोड़ा देखते हैं। तो इसको मैंने देखने के बाद मैंने यही पाया कि जो 1.6 किलोवाट है, ठीक है, और एक बात और मैं क्लियर कर दूं, 3 किलोवाट और 1.6 किलोवाट, अभी मेरे पास सिर्फ एक पीस बचा हुआ है, ठीक है। और वो भी मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि शाम तक रहेगा या नहीं रहेगा 1.6 किलोवाट वाला। तो देख सकते हैं इसका हीट सिंक वगैरह कितना चौला चौला है, दोनों का दोनों। एक इधर हो गया और एक उधर हो गया। इसका ट्रांसफार्मर चॉपर जो है वो भी काफ़ी हैवी है। और एक चीज़ मैंने और भी गौर किया, देखिए येलो कलर वाला है तो काफ़ी हैवी दिया है इसमें, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर। तो इसमें एक और भी बात मैंने गौर किया कि जो 1.6 किलोवाट वाला है, आप लोग बोलते हैं ना कि प्राइस डिफरेंस कैसे है भाई, तो किसी भी चीज़ का एक स्ट्रक्चर तैयार होने में पैसा लगता है, उसके बाद उसमें सिर्फ IGBT और MOSFET जो है वो हाई पावर का डाला जाता है, ताकि, और उसमें ज़्यादा खर्च नहीं आता है कंपनी को, लेकिन स्ट्रक्चर तैयार करने में उनको खर्चा ज़्यादा आता है। तो इसीलिए ज़्यादा किलोवाट वाले और कम किलोवाट वाले में ज़्यादा का प्राइस का डिफरेंस नहीं होता है। तो आप लोग गौर किए होंगे, मैंने भी देखा सेम टू सेम 1.6 किलोवाट वाला भी सेम यही है। आप पुराना वाला वीडियो देखिएगा इससे पहले वाला और मैच कीजिएगा, सेम यही है देखिए। लेकिन ये 3000 वाट का है, देखिए रेटेड पावर 3000 वाट यहाँ पर लिखा हुआ है। ये 1.6 वाला नहीं, लेकिन बोर्ड सेम टू सेम होता है। और सारे में इतना अच्छा क्वालिटी का, मतलब IC वगैरह लगा हुआ है, जो होता है ड्राइव IC वगैरह, या फिर MOSFET या IGBT, तो दोनों में सेम है। लेकिन IGBT और MOSFET जो है इसका पावर ज़्यादा है। और कंप्लीट जो मेरा क्वालिटी रहता है MOSFET IGBT का, कंपनी ने वही बना के दिया है, जो डिस्ट्रीब्यूटर को, रियल डिस्ट्रीब्यूटर को जो कंपनी प्रोवाइड करती है, वो इसमें सारा पार्ट्स लगा हुआ है। और इसका बस IGBT और MOSFET का दाम मतलब हाई पावर का लगा हुआ है, इसलिए 3 किलोवाट का है। बाकी MPPT दोनों का सेम है लगभग। वो भी 80 एम्पियर का है, ये भी 80 एम्पियर का है। वो 2000 वाट सपोर्ट करता है, 3000 वाट सपोर्ट करता है, तो लगभग सेम ही है कहा जा सकता है। थोड़ा बहुत उन्होंने IGBT का पावर MPPT में जो लगा हुआ होगा उसको कम किया होगा। बाकी बोर्ड का स्ट्रक्चर से डिजाइन से लेकर सारा पार्ट्स लेकर के लगभग सेम है, सिर्फ IGBT और MOSFET का इसमें चेंजिंग है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब 3 किलोवाट वाला में वो बोर्ड का इस्तेमाल किया और 1.6 में भी वही इस्तेमाल किया, तो सोचिए कितना पावरफुल होगा 1.6 वाला। लेकिन इसीलिए प्राइस डिफरेंस भी ज़्यादा नहीं है, वो 30,000 का है, 37,000 का है, ठीक है। तो अब इसको मैं ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद तो फैन भी शायद लोड पड़ेगा तो मूव करेगा, तो जो डिस्टर्ब पैदा करेगा, डिस्टर्बेंस। मैं ऑन कर दिया इसको। देखिए 200 वाट का बल्ब है, इसको मैंने ऑन किया हुआ है। और ये अभी बाईपास होकर के चल रहा होगा, क्योंकि ग्रिड भी है, क्योंकि बैटरी मेरा छोटा है। फिर भी मैं इसको ऑफ करता हूँ। अब देखिए ये बैटरी से चल रहा है, ये ग्रिड इनपुट 0 वोल्ट, बैटरी चालू हो गया। 200 वाट का बल्ब है, छोटा छोटा बैटरी है गाड़ी का, तो ये ज़्यादा टिकने वाला नहीं है, ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए। तो मैं इसको ऑन कर दे रहा हूँ फिर से ग्रिड को। यहाँ देखेंगे
देखिए खट से आवाज़ आई रिले की, और ये 233 वोल्ट आ गया इसमें। तो इसको मैं ढक्कन को लगा देता हूँ। अब इसका देखिए सेटिंग की बात करें, ये 00 कुछ नहीं है। 1 में वही यूटिलिटी सोलर बैटरी कैसे आपको चलाना है, या SBU जो भी चलाना है। ये आपका चार्जिंग वोल्टेज हो गया, सोलर से कितना चार्जिंग एम्पियर हो गया, कितना सोलर से चार्ज करना है। ये आपका अप्लाइंसेज मोड और UPS मोड चेंज करने के लिए कि किस मोड में आपको चलाना है इन्वर्टर को। ये आपका जेल बैटरी है तो AGM रखेंगे, और लीड एसिड बैटरी है तो लीड एसिड बैटरी सिलेक्ट करेंगे बैटरी सिलेक्शन के लिए, यानी बैटरी टाइप। ये आपका हो गया 6 नंबर का सेटिंग, हमें भी देखना पड़ेगा क्या है एक्चुअल में। तो एक मिनट मैं इसका मैनुअल देख लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके, क्योंकि सारे में लगभग सेम ही रहता है, लेकिन इतना सारा सेटिंग रहता है कि वो याद रखना मुश्किल होता है थोड़ा। तो 6 नंबर सेटिंग है। हाँ, ये बहुत अच्छा सेटिंग था 6 नंबर का। इसमें क्या है कि अगर आपका ओवरलोड होगा तो आप इसमें ऑटो रीस्टार्ट इनेबल और डिजेबल कर सकते हैं। सपोज जैसे आपका मान लीजिए कि आप लोड ज़्यादा चला रहे हैं और हैवी लोड पड़ गया इसके ऊपर, तो वो सेटिंग के थ्रू आप इनेबल और डिजेबल कर सकते हैं रीस्टार्ट को। अगर मान लीजिए ओवरलोड होगा और इनेबल रखेंगे तो ऑटोमेटिक जो है सिस्टम बंद करके चालू होगा, तो इससे आपका सेफ्टी प्रोवाइड होता है। ये आपका 6 नंबर का सेटिंग हम लोग बात करते हैं, इसको इनेबल डिजेबल आप कर सकते हैं। फिर 7 नंबर का सेटिंग है आपको, ये है ऑटो स्टार्ट व्हेन ओवर टेम्परेचर ऑकर्ड, मतलब जब ओवर टेम्परेचर ज़्यादा हीट होगा तो रीस्टार्ट होना या नहीं होना है आप सेट कर सकते हैं। फिर आपका है ये है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, ऑटोमेटिक ले लेगा आपको। फिर ये आपका आउटपुट वोल्टेज है 10 नंबर की, 230 वोल्ट चाहिए, 220 चाहिए, 240 चाहिए, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये है यूटिलिटी से मैक्सिमम चार्जिंग करंट। जैसे क्या होता है कि यूटिलिटी से आप पैसा बचाना चाहते हैं, ग्रिड से मेरा चार्जिंग कम एम्पियर्स होता है कि बिजली बिल कम आए, लेकिन जरूरी भी है चार्ज करना कभी कभी, तो इसलिए इस पर 2 एम्पियर्स लेकर के आप मैक्सिमम आप जा सकते हैं, 100 एम्पियर तक आप जा सकते हैं इसमें। बाकी फिर 12 नंबर का बचा सेटिंग, तो 12 नंबर में आपको यह है कि जब आपका बैटरी कितना पर मतलब कि यूटिलिटी शिफ्ट हो जाए। जैसे बैटरी आपको 22 वोल्ट पे पहुंचेगा, जैसे इसमें डिफॉल्ट 22, आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे ही 22 वोल्ट पे बैटरी पहुंचेगा तो ऑटोमेटिक यूटिलिटी पर शिफ्ट कर लेगा अपना, कोई यानी बाईपास कर लेगा ग्रिड पे। 13 नंबर का सेटिंग है, 13 नंबर का सेटिंग है कब आपको फिर बैटरी पर आना है, कब आपका सिस्टम बैटरी पर आए। तो ये तब आएगा जब आपका 27 वोल्ट, यानी ये है जो 27 वोल्ट पर जैसे ही आपका बैटरी चार्ज होकर पहुंचेगा तो ऑटोमेटिक फिर से बैटरी मोड पे आ जाएगा। अगर सोलर रहेगा तो सोलर पर तो रहेगा ही। बाकी फिर चलते हैं 16 नंबर का सेटिंग है। 16 नंबर का सेटिंग में देख लेते हैं क्या है मैनुअल इसका। हाँ, 16 नंबर का सेटिंग में है चार्ज सोर्स प्रायोरिटी। तो चार्ज सोर्स प्रायोरिटी क्या रखना चाहते हैं, जैसे 16 नंबर में है कि SNU, तो इसमें आपको रखना है कि सोलर एंड यूटिलिटी मतलब दोनों से चार्ज करेगा। इसमें अगर आप सिलेक्ट कर लेंगे CSO तो सोलर फर्स्ट, पहले सोलर को से चार्ज करेगा, सोलर नहीं रहने पर यूटिलिटी चार्ज करेगा। और वही आप OSO इसमें रखना है तो ओनली सोलर से चार्ज करेगा आपका, ठीक है। अब बाकी 18 नंबर सेटिंग है अलार्म कंट्रोल, जो अभी मैंने बंद कर रखा है, इसको आप लोग बंद मत कीजिएगा, डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए मैंने बंद रखा है। ये ऑफ मोड में है, मतलब जो बीप का साउंड आता है ना वो ऑफ किया हुआ है मैंने, आप लोग ऑन ही रखिएगा। 19 नंबर सेटिंग है ESP, ऑटो रिटर्न टू डिस्प्ले स्क्रीन। मान चाहते हैं जो आपको डिस्प्ले पर जो एनी टाइम स्टैंड बाई मोड में दिखाई देते रहे, तो उसको आप इनेबल डिजेबल कर सकते हैं कि भाई जो आप सेटिंग छोड़े हुए रहिएगा, मतलब जो डिस्प्ले पर दिखने के लिए वही दिखता रहेगा, होम स्क्रीन पर नहीं जाएगा। बाकी 20 नंबर सेटिंग्स में आपका है बैकलाइट के लिए ऑन ऑफ। 22 नंबर पे है कि जब आपको प्राइमरी सोर्स, जैसे आपने रखा है सोलर बैटरी यूटिलिटी, तो अगर सोलर अगर नहीं रहेगा या चला जाएगा तो आपको ऑटोमेटिक बीप का आवाज़ आए। ये बिजली से आपने सेलेक्ट करके रखा है तो बिजली ना रहे तो बीप का आवाज़ आए, फिर आए तो भी और जाए तो भी आवाज़ करेगा ताकि अलर्ट करे आपको। 23 नंबर का सेटिंग जो है वो है ओवरलोड बाईपास। ये भी है ओवरलोड बाईपास कि आपको ओवरलोड होगा तो ऑटोमेटिक बाईपास कर लेगा यूटिलिटी पर। 25 नंबर का सेटिंग में आप जाकर के कर सकते हैं रिकॉर्ड फॉल्ट कोड, जो भी रिकॉर्ड फॉल्ट कोड हो आप वाईफाई में देख सके तो इसको इनेबल डिजेबल कर सकते हैं। बाकी 26 नंबर का सेटिंग पे चलते हैं। 26 नंबर सेटिंग में बल्क चार्जिंग वोल्टेज, तो आप 28.2 डिफॉल्ट है, आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं।
27 पे है फ्लोटिंग चार्ज वोल्टेज, तो डिफॉल्ट से 27 है, आप इसको भी घटा बढ़ा सकते हैं। लो डीसी कट ऑफ हो गया 29 पर, तो 20 वोल्ट पर लो डीसी कट ऑफ है, जैसे 20 वोल्ट बैटरी पहुंचेगा ये कट ऑफ करके यूटिलिटी शिफ्ट कर लेगा। बैटरी इक्वलाइजेशन, जैसे बैटरी, इसमें एक बैटरी इक्वलाइजेशन अच्छा सिस्टम है कि आपको बैटरी को खराब होने से बचाता है, जो कि महीना 2 महीना पे आप एक बार इक्वलाइज कर लीजिएगा। इनेबल डिजेबल इसको कर सकते हैं, ये भी बैटरी से रिलेटेड है। वोल्टेज, बैटरी इक्वलाइजेशन वोल्टेज, ये आपका होगा बैटरी इक्वलाइजेशन टाइम, ये आपका हो गया बैटरी इक्वलाइजेशन टाइम आउट, ये हो गया इक्वलाइजेशन इंटरवल, कितना दिन पे आपको करना है। और ये 36 नंबर सेटिंग है कि इक्वलाइज इमीडिएटली, जब आपको तुरंत चालू करना है तो 36 नंबर सेटिंग पर तुरंत आपको इक्वलाइज करने के लिए इनेबल कर लेगा वो। बाकी आपका 37 सेटिंग्स इसके बाद आता है हाइब्रिड वाले में, तो इसमें नहीं है, बस इसमें इतना ही सेटिंग है जो कि आप चेंज कर सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। और देखिए इसका जब भी आप बैटरी लगाएंगे, जैसे 24 वोल्ट का सिस्टम है, ठीक है, या 12 वोल्ट का कोई सा भी हो, 12 वोल्ट वाला सिस्टम, जैसे 1.6 किलोवाट, 1 किलोवाट 12 वोल्ट का है, तो उसमें अगर आप लगाएंगे बैटरी या इसमें लगाएंगे, कोई भी लगाए, तो उसमें एक दो जैसे वार गया हुआ है, तो 2 पोल का 63 एम्पियर का एमसीबी आता है, डीसी एमसीबी, वो जरूर इस्तेमाल करें। क्या होता है, कुछ भी कोई सिस्टम में गड़बड़ होता है तो एमसीबी को आपको ट्रिप कर लेगा, नहीं तो पूरा वायर आपका जला देगा और भी ज़्यादा डैमेज भी कर सकता है। कोई भी इन्वर्टर की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक सेफ्टी के लिए डीसी एमसीबी लगाना जरूरी है। एसी इनपुट पर आपको एक एमसीबी लगाना जरूरी है, अर्थिंग दे सकते हैं बॉडी में। और ये जो आपका आउटपुट है, इस पर भी आप अगर 3 किलोवाट तक का है तो एक C10 एमसीबी 2 लगा लीजिएगा पोल पे, ताकि कोई भी शॉर्ट सर्किट घर में हो तो इन्वर्टर को नुकसान ना करे। और सोलर के लिए डीसी बॉक्स आता है, उस पर आप एमसीबी ऑलरेडी लगा हुआ रहता है, तो एसी डीबी और डीसी डीबी जरूर लगाएं। और बैटरी पर एक एमसीबी डालें कम से कम 63 एम्पियर का, इसको वाले केस में। और आउटपुट पर एक C10 एमसीबी इस वाले केस में। अगर आपको मान लें कि 4 किलोवाट का है तो आप C16 इस्तेमाल करें, 6 किलोवाट का है तो C20 इस्तेमाल करें, लेकिन एमसीबी जरूर डालें आउटपुट पे, ताकि आपका इंडक्शन कुछ भी शॉर्ट होता है तो इन्वर्टर आपका सेफ रहे। तो एमसीबी कंपलसरी है। अगर और भी जानकारी चाहिए होगा तो आप कमेंट कीजिएगा या व्हाट्सएप कीजिएगा हमें, मैं उसका भी डिटेल्स बता दूंगा आपको कि आपके लायक कौन सा सही रहेगा। और ये देखिए इस टाइप का लक्स कोई भी वायरिंग करते टाइम, जैसे देखिए ये है जो इसको वायर के लिए लक्स बोला जाता है, ठीक है। बैटरी के लिए भी आप इसमें ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें वाला इस्तेमाल कर, इसमें वायर को डाल दिया जाता है होल में, और ये ऑटोमेटिक जो होता है जैसे इसको टाइट कीजिएगा पतला हो जाएगा, चिपक जाएगा ये। तो इस टाइप का लक्स इस्तेमाल करने से क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, मतलब लूज कनेक्शन भी नहीं होता। देखिए मैंने 2 लगा रखा है इसमें, ये देखिए ये लगा हुआ है, तो इसको लगा कर टाइट करेंगे तो हिलेगा भी नहीं और पूरा अच्छे से पकड़े हुए रहता है, स्पार्किंग का कोई हेडेक नहीं रहेगा। तो ये सब, और ये सब 200-250 रुपये में हमें लगता है कि 1000 पीस आपको मिल जाएगा ऑनलाइन में, अमेजोन वगैरह पर। तो वहाँ से ले लीजिएगा, हर एक साइज़ का इसमें रहता है, इसलिए एक पैकेट ले लेंगे तो सब साइज़ का आपको मिल जाएगा। तो ये लगाना ज़रूरी है। एमसीबी मैंने बता दिया। और ये इन्वर्टर की भाई बात करें तो वाकई पावरफुल इन्वर्टर बनाया है, 1.6 किलोवाट वाला और ये 3 किलोवाट वाला ऑफ ग्रिड में बहुत ही पावरफुल बनाया है, मतलब समझ रहे, सीधा डबल का सर्ज पावर दे रहा है। तो जर्क लोड तो कोई भी झेल लेगा, ये चीज़ है। तो बहुत बढ़िया इन्वर्टर है, लेकिन लिमिटेड स्टॉक है भाई। अब आपको मैंने जैसे कि बता दिया, धीरे धीरे सारा खत्म होने वाला है। अब 6 किलोवाट भी हमारे पास सिर्फ एक पीस बचा हुआ है, 6.2 किलोवाट। तो जिनको भी ऑर्डर करना है सोचे नहीं, वरना आपको फरवरी तक तो मिलने वाला है नहीं। फरवरी में उम्मीद बहुत कम है, वो भी कंपनी चालू होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा सारा कुछ, उसके बाद ही तो मार्केट में आएगा ना, सारा सॉर्ट आउट होगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि 15 फरवरी के बाद भी मिले, अगर नहीं मिलेगा तो भाई सीधे मार्च तक ही हो पाएगा। जैसे जिनको भी लेना है, और प्राइस का ये मत सोचिए कि बाद में कम होने वाला है या फिर ज़्यादा होने वाला है। फिलहाल अभी तो हमेशा ये सब मॉडल में नहीं लग रहा है कि कुछ भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो भाई हाँ, एक चीज़ और भी मैं बताना भूल गया था। जैसे कुछ लोग का था क्या कि प्राइस बहुत ज़्यादा है, 1 किलोवाट का 25,000 रुपया या 1.5 किलोवाट का आपका उतना है। तो भाई मेरे 1.5 किलोवाट का यानी 1.6 किलोवाट वाला, जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं, इससे पहले जो आया है, तो वो इन्वर्टर सेम साइज, सेम लुक, सेम मदरबोर्ड, सारा कुछ सेम है, ठीक है। IGBT और मॉसफेट सिर्फ हाई पावर का इसमें लगा हुआ है, MPPT पर और या फिर DC सेक्शन में या फिर AC सेक्शन में। तो भाई फ्रेमिंग तो सारा उसको वही करना पड़ा, सिर्फ IGBT और मॉसफेट पर पड़ा है, तो उसमें 100 रुपया 200 रुपये एक मॉसफेट पर ज़्यादा लगा होगा, IGBT पर ज़्यादा लगा होगा। तो वही चीज़ है, जहाँ जहाँ पावर, मतलब कहने का मतलब क्या कि अगर आप मकान बनाते हो तो आपको पता होगा कि बेसिक जब आप चालू करते, ढांचा तैयार करते हो, जब नीचे ग्राउंडिंग का मकान का, तो आपको उसमें बहुत पैसा कॉस्ट गिरता है फर्स्ट फ्लोर बनाने में, नीचे में ग्राउंड फ्लोर।
उसके बाद सेकंड फ्लोर पे कम कॉस्ट गिरता है, थर्ड पे भी कम गिरता है। रीजन क्या है? क्योंकि बेसिक ढांचा तैयार करने में ही हाइब्रिड इन्वर्टर या ऑफ ग्रिड इन्वर्टर इस टाइप का जो होता है हाई फ्रिक्वेंसी वाला, उसमें कॉस्टिंग अच्छा गिरता है। इसलिए आप इसमें उम्मीद करेंगे कि वो ट्रांसफार्मर वाला टाइप का 10-15 हज़ार में मिल जाए, पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। ऊपर से सबका लैंडिंग बहुत ज़्यादा है, मंगाने के बाद इसका कॉस्ट गिरता है। तो यही चीज़ है, देखिए उसमें 30,000 का है, 37,000 का है। बताइए 1.5 किलोवाट यानी 1.6 किलोवाट 30,000 का, और 3 किलोवाट सीधा 37,000 का। क्यों? क्योंकि ढांचा में खर्चा है बस, उसके बाद में नहीं, उसके बाद वो उतना खर्चा नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा चेंजेस करना पड़ता है कंपनी को। सेम उसी टाइप से 4.2 किलोवाट वाला और 6.2 किलोवाट का रेट लगभग सिमिलर है, 2-2.5 हज़ार का फर्क का डिफरेंस है। तो यही होता है, तो आप लोग इस बात को समझिए। ये मत सोचिए कि कम किलोवाट का ले रहे हैं तो अरे बहुत सस्ता में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो यही बात मैं बताना चाह रहा था आप लोग को। और इसका जिनको भी भाई को कोई अगर क्वेश्चन होगा तो आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर हमारा नंबर फ्लैश कर रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ये आपका एक वैसे परिवार के लिए जिनका कि 1 HP का मोटर हो, घर में एक AC हो 1 टन का 1.5 टन का, और थोड़ा लाइट बॉल पंखा कूलर वगैरह हो, तो ये सब मज़े से चलेगा। और इसका बहुत पावरफुल बनाया भाई, टेक्निकली मैं तो जान रहा हूँ ना कि इसमें क्या लगा हुआ है क्या नहीं लगा हुआ है। मैंने सारा कुछ फोटो क्लिक करके ढक्कन हटा करके मैंने चेक किया कि वही है जो मैं चाहता था या दूसरा है, तो नहीं, वही है भाई जो हमें चाहिए। मैं क्या है ये टेक्निकली मैं बताऊंगा तो और अब ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए वो सब कहने का जिक्र नहीं। और कुछ जो चील टाइप के लोग होते हैं ना, वो ताक में ही रहते हैं जानने के लिए कि हमारे में ऐसा क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। आज तक आप लोग को मैं बताते हुए मैं फक्र होता है हमें कि अभी तक मेरा 4.2 6.2 ये सब जो भी इन्वर्टर है, इसमें एक में भी कंप्लेन नहीं आया है। समझ गया? एक में भी कंप्लेन नहीं आया है, तो ये ताजुब वाली बात है। क्यों? क्योंकि मैं सारा कुछ ठोक बजा करके भाई, पैसा मेरा हाई रहे लो रहे, चार्ज जो भी रहे, प्रोडक्ट अच्छा मिले, क्वालिटी मेंटेन रहे, R&D चलता रहे, तभी हो पाता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी मुँह आया और उसको बेच दो, फिर वो आपको मेरे माथे पर नहीं सर पे गिरेगा ना। और इस टाइप का नहीं कि फिर कस्टमर कोई कॉल करे तो भाई क्या उसको जवाब दे रहा है। तो मैं किसी के भरोसे नहीं रहता मेरे भाई, आप लोग को मैं बार बार बताता हूँ, मैं किसी के भरोसे नहीं रहता कि गोटू हमें सर्विस देगा कंपनी तो मैं कस्टमर को सर्विस दूंगा, अगर नहीं देगा तो फिर क्या होगा, कंपनी बाहर का है। तो उस कंडीशन में सारा कंडीशन को मैं खुद सोच रखा है आपसे पहले। तो इसलिए अपना भी सर्विस सेंटर है साइड बाय साइड, कि उसमें आपका कुछ भी इशू आता है तो कंपनी अगर हमके उसका तो कंपनी का सर्विस सेंटर है ही, तो वारंटी पीरियड में तो वहाँ भी हो जाएगा आपका, और नहीं तो फिर हम भी हैं, अपना भी सर्विस सेंटर है, आफ्टर वारंटी भी होगा। तो सर्विस के लिए टेंशन नहीं पालना है। मैं बार बार बोलता हूँ, कोई भी हेडेक नहीं पालना है, बरसते की प्रॉपर वायरिंग करना है, मैं जो मैं बताता हूँ उसको फॉलो करना है। इंस्टॉलेशन करने से पहले हमें कांटेक्ट कर लीजिए, वीडियो कॉल पे हमें दिखाइए कैसे आप क्या कर रहे हैं। ये नहीं कि ऑन करके पहले उड़ा करके उसके बाद वीडियो कॉल कीजिए ना आप, क्योंकि देखिए आप खुद अगर झेलना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं करेंगे। अगर आप झेलना चाहते हैं तो ठीक है, आप कर सकते हैं। आप लोग अगर जला बैठिएगा तो उसके बाद क्या होगा, आप परेशान होइएगा। 15 दिन 20 दिन महीना भी हो सकता है, सर्विस सेंटर का क्या भरोसा है, हो सकता है ना, तो परेशानी आपको होगी। इससे बढ़िया है कि जब भी आपको डिलीवरी मिले, जैसे अभी तक तो कोई भाई बंधु में वैसा नहीं किया, क्योंकि मैं इतना वीडियो में बता देता हूँ सारा कुछ, तो कोई बंधु का अभी तक वैसा नहीं हुआ है। तो वही मैं अलर्ट कर दे रहा हूँ कि जब भी मिलेगा तो एक सजेशन ले लीजिए हमसे, वीडियो कॉल पर दिखाइए, वायरिंग वायरिंग सब कुछ चेक कराइए, और उसके बाद ही उसको ऑन कीजिए, ताकि आपको भविष्य में दिक्कत नहीं आए किसी ढंग का। क्योंकि खराब होगा तो आपको परेशानी होगा ना, कंपनी को क्या है, कंपनी को सर्विस देना काम है। आपको 10 दिन में दे, 15 दिन में, 20 दिन में दे, उतना दिन तक आपके घर में अंधेरा रहेगा, पूरा ब्लैकआउट रहेगा। तो अच्छा रहेगा कि सारा कुछ टेक्निकली समझ लें और जानें इसके बारे में, और उसके बाद फिर अपना चालू करें सिस्टम को। तो ये 24 वोल्ट में है, 3000 वाट का, आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है 1.6 और 3 किलोवाट का जो सिस्टम है, ये लास्ट क्वांटिटी बचा हुआ है। 6.2 भी लास्ट क्वांटिटी बचा हुआ है, और 4.2 अभी 2 क्वांटिटी है। 4.2 में भी 2 क्वांटिटी है, वो भी कब तक रहेगा आई डोंट नो। 1 किलोवाट वाला भी अभी है, 1 किलोवाट भी अभी बचा हुआ है, वो भी ले सकते हैं। जिन बंदों को चाहिए होगा वो नंबर चल रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, और जो भी आपका क्वेरी हो आप 100% सेटिस्फाइड हो जाएं, उसके बाद ऑर्डर करें। कोई भी इशू नहीं है, ना कोई जल्दी है, लेकिन हाँ अगर स्टॉक रहेगा तभी तक, वरना मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं आपको झूठ बोल के रखूँ कि अरे भाई अभी आएगा, आ रहा है ठीक है आप ऑर्डर कर दीजिए।
आपको मिल जाएगा सर 5 दिन में और मैं डिलीवर करूँ 15 दिन में ना। हमसे झूठा नहीं बोला जाता है भाई, झूठ में नहीं बोल सकता इस टाइप से। मतलब आपको बरगलाना किसी को, जो रहेगा रहेगा, तभी मैं बोलूँगा कि स्टॉक है, नहीं रहेगा तो मैं बोलूँगा भैया इतना टाइम लगेगा। अगर आप वेट करने के लिए रेडी हो तो आप पेमेंट कर सकते हो, नहीं वेट करने के लिए रेडी हो तो भाई कोई ऑप्शन नहीं है। सीधा सा बात, नो बकवास। आप पैसा दे रहे हैं ना भाई, हाँ मैं खुद नहीं चाहता यार कि आप मुझे फ़ोन करके बार बार डिस्टर्ब करो कि सर मेरा कहाँ है, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। जब रहेगा तब तो आएगा ना, झूठा का पैसा उठा के क्या करना। तो इसीलिए आप जितना जल्दी हो सके आप लोग अपना ऑर्डर बुक कर लीजिएगा, ताकि फिर कोई हेडक ना रहे। और हाँ, अगर आप वेट करने के लिए तैयार हैं तो उसके बाद भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। जब मेरा नया शिपमेंट जो निकलेगा उस वाले में आप पहला नंबर पर रहेंगे। तो इस तरीके से कार्य कर सकते हैं और ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करें, ठीक है, ताकि आपको सर्विस भी मिले। आप और जो बात देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर के पास क्या होता है कि जो इधर उधर से थोड़ा सस्ता के चक्कर में जाते हैं तो शायद भूल करते हैं कि आप एक पीस लोगे तो आपको सुन लेगा, और हम उसके पास सैकड़ों पीस ले रहे हैं तो अब मेरा नहीं सुनेगा, तो आपका बिल्कुल नहीं सुनेगा। और हमारा है क्या कि हमारा तो हम तो मेरा कस्टमर को सर्विस में तो हम पेमेंट होल्ड कर देंगे, देना पड़ेगा, मजबूरी है। तो इसीलिए थोड़ा सा सस्ता के चक्कर में इधर उधर ना भटके, समझ गए। आपको सर्विस चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए जेन्युइन, वो आपको मिलेगा। वरना फिर वैसा ही हाल रहेगा कि जैसे लोगों का, हमें मालूम है सर्विस सेंटर क्यों खोलना पड़ा है, और उससे हमको मजा भी आ रहा है, ठीक भी है, क्योंकि वैसे सारे लोग जो भटकते थे इधर उधर सस्ता के चक्कर में, और वो जो अपना बुढ़ा करके पैसा रखे हैं, तो ऐसे लोग को हम लोग सर्विस दे रहे हैं, उसमें भी अपना अर्निंग है, और क्या चाहिए। तो हम तो चाहते हैं कि वैसा हो, लेकिन भाई एज ए ह्यूमन बीइंग मैं भी नहीं चाहता कि सारे के साथ गलत ही हो, ठीक है। लेकिन आप लोग गलती खुद करते हैं। मैं वीडियो उतने दिन से मैं सेल कर रहा था, लेकिन मैं वीडियो नहीं बनाता था। रीजन बस यही था वीडियो नहीं बनाने का कि भाई मैं सेल्स में व्यस्त था, हमको नहीं पता था। फिर धीरे धीरे पता चला कि इतना ज़्यादा जंजाल खड़ा कर दिया कुछ लोगों ने मिल करके, पूरा सिस्टम खराब कर रखा है। तब फिर हमें ये मजबूरी में आना पड़ा, और आप लोग को, ताकि सारा कुछ ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके। और कोई भी इन्वर्टर हो भाई, मैं बोलता हूँ हमारा सर्विस सेंटर है, उसमें कोई सा भी इन्वर्टर हो, गोटू को छोड़ दिए, गोटू को तो अपना सर्विस सेंटर है अपने पास, और आफ्टर वारंटी भी हम लोग करेंगे। कोई भी इन्वर्टर हो, कोई भी नहीं बना सकता है, सब 3-5 इधर से उधर करते रहते हैं। किसी के पास जानते हैं ऑस्किलोमीटर जो होता है, ऑस्किलोस्कोप, वो भी उनके पास नहीं होता जिससे कोई फ्रिक्वेंसी टेस्ट कर सके। तो बनाएंगे क्या इसमें। एक बार अगर जैसे बड़ा वाला जो हाइब्रिड इन्वर्टर आता है, उसमें सारा कुछ फ्रिक्वेंसी मिलाने के लिए एक एक रेजिस्टेंस वगैरह सब कुछ, रेजिस्टेंस डायोड L44 सारा कुछ चेक करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं कि बस IGBT मॉस्फेट लगा के दे दिया, हो गया, 10 दिन चलेगा, उड़ जाएगा धूम। तो इसीलिए अच्छे लोग से परचेज करें, अच्छे से आपका डिस्ट्रीब्यूटर है ऑथराइज, उससे लें, और क्वालिटी अच्छा पाए, ये चीज़ है भाई। और जब तक लिमिटेड स्टॉक है, रहेगा मिलेगा, नहीं रहेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। सारा कुछ लगभग खत्म होते जा रहा है अपने पास। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय।